हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए मैक्लोडगंज का एक कंप्लीट गाइड रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैक्लोडगंज आप कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, कब यहाँ जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, कम खर्चे में आप कैसे घूम सकते हैं, आपको स्टे कहाँ करना चाहिए, आपका इस पूरी ट्रिप में कितना खर्चा आ जाएगा और कम से कम बजट में आप ऐसा कौन सा प्लान बनाएं जिससे आपके सारे के सारे प्लेसेस भी कवर हो जाएं और आपका टाइम भी बच जाए और आप कुछ मिस भी ना करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप मैक्लोडगंज की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो हमने बनाया था मैक्लोडगंज के 12 टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के वर्चुअल टूर पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि मैक्लोडगंज में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेज हैं और आप पूरे टूरिस्ट प्लेसेज को जान सकेंगे। दोस्तों, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे लिटिल तिब्बत, लहासा, अपर धर्मशाला भी कहते हैं। दोस्तों, धर्मशाला के दो पार्ट हैं, एक वैली में है, एक हिल के ऊपर है। जो वैली में है उसे कहते हैं धर्मशाला और जो हिल के ऊपर है उसे कहते हैं मैक्लोडगंज। जो वैली में है उसे लोअर धर्मशाला भी कहते हैं और जो हिल पर है उसे अपर धर्मशाला भी कहते हैं। अब लोअर धर्मशाला से अपर धर्मशाला तक आने के दो रास्ते हैं। दोस्तों, एक शॉर्टकट रोड है जोगीवाड़ा रोड, वहाँ से जो डिस्टेंस है धर्मशाला से मैक्लोडगंज वो पड़ता है 5.5 किलोमीटर, और एक मेन रोड है जिसे आप यहाँ का हाईवे कह सकते हैं, वहाँ से डिस्टेंस पड़ता है 10 किलोमीटर। तो आपको सजेस्टेबल है कि आप जोगीवाड़ा रोड को कभी भी चूज ना करें। वो एक बहुत ही खतरनाक स्टीप नैरो रोड है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इसी वजह से उसे खड़ा डंडा रोड भी कहते हैं। और कर्व बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ऐसी चढ़ाई है कि आप बीच में कहीं रोक नहीं सकते। तो कई सारी गाड़ियां हमने वहां से रपटते हुए भी देखी हैं। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं तो ऐसा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का फ़र्क पड़ता है। आप जो मेन रूट है वहाँ से जाइए। तो दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप मैक्लोडगंज कैसे पहुँचें। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के कई सारे साधन हैं। अगर आप बाय रोड आते हैं तो आप अपनी कार से बहुत ही इजीली आ सकते हैं। पूरा ही रास्ता बहुत ही अच्छा है। आप चाहे दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ की तरफ से और चाहे पठानकोट जम्मू की तरफ से, हर तरफ से जो भी रास्ता आपको मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया है। आप बहुत इजीली ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट से आपको धर्मशाला या फिर मैक्लोडगंज की डायरेक्ट बसेज मिल जाएंगी। आप उन बस को ले सकते हैं। अगर मैक्लोडगंज तक ना मिले तो आप धर्मशाला तक ले लीजिए, केवल 10 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। फिर धर्मशाला से आप मैक्लोडगंज रोपवे के द्वारा भी आ सकते हैं और लोकल कैब के द्वारा भी। अब अगर हम बात करें रेल मार्ग की, अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा, मेजर रेलवे स्टेशन, वो है पठानकोट, जो कि मैक्लोडगंज से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप नैरो लाइन रेलवे स्टेशन की बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कांगड़ा, जो कि मैक्लोडगंज से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड ट्रेन सी आती हैं, तो वो आपको मालूम करना पड़ेगा। दूसरा, जो नैरो लाइन होती है वहाँ पर ट्रेन की स्पीड भी बहुत कम होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो इस वजह से बेहतर है कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं आप पठानकोट तक आ सकते हैं और वहाँ से फिर आपको डायरेक्टली मैक्लोडगंज की बस मिल जाएगी। अब अगर फ्लाइट से आप मैक्लोडगंज आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कांगड़ा एयरपोर्ट है। इसे गग्गल एयरपोर्ट भी कहते हैं, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बट अगेन फिर वही बात है कि यहाँ पर काफ़ी कम फ्लाइट्स आती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सिटी से आपको यहाँ तक की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। अब दोस्तों, मेन क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर स्टे करें। अब एक्चुअली जिस सिटी में हम नहीं गए होते, हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे कैसे रोड है, कहाँ कैसी फैसिलिटी है, तो हमें स्टे कहाँ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी रोड अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको दिखेगी। मैक्लोडगंज का जो मेन चौराहा है, जिसे कहते हैं मेन स्क्वायर, वहाँ से 7 रोड्स जाती हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि इन 7 रोड्स पे से हम कहाँ पर स्टे करें। तो हम आपको बता देते हैं कि मेन स्क्वायर मेन जंक्शन पॉइंट है मैक्लोडगंज का, सारे टूरिस्ट प्लेसेज का जंक्शन पॉइंट, यानी मेन स्क्वायर से सारे टूरिस्ट प्लेसेज आसपास ही हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप मेन स्क्वायर के आसपास होटल लें। यदि आप अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं तो बेहतर है कि आप मेन स्क्वायर से दलाई लामा टेम्पल के बीच में अपना होटल देखें। अगर आप वहाँ होटल लेते हैं आपको पूरी मार्केट नियर बाय पड़ेगी। रोपवे, दलाई लामा टेम्पल, काल चक्र टेम्पल, ये सब कुछ पास में पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, खाने पीने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब अगर आप अपनी कार लेकर के आ रहे हैं तो अब आपको ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि आपको ऐसी जगह चूज करनी है जहाँ कार पार्किंग भी हो। मेन स्क्वायर बहुत ही बिजी एरिया है। अगर आप यहाँ कार लेकर के आ गए तो बहुत लंबे लंबे और बहुत देर देर तक के यहाँ पे जाम लगते हैं। तो इसलिए मेन स्क्वायर से दूरी पर आपका थोड़ा होटल होना चाहिए।
तो ऐसे में बेस्ट हो सकता है नद्दी विलेज। नद्दी विलेज मेन स्क्वायर से 5 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। अगर आपने नद्दी विलेज के बारे में जानना है तो आप हमारे नद्दी विलेज पर वीडियो को देख सकते हैं। नद्दी विलेज में आप होटल ले सकते हैं। इसके फ़ायदे ये है कि आपको खुला एटमॉस्फेयर भीड़ भाड़ से दूर मिलेगा, लोकेशन ऐसी कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और पार्किंग की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। होटल्स के रेट मैक्लोडगंज की अपेक्षा कम रहेंगे, तो नद्दी एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों धर्मकोट भी है जो कि मेन स्क्वायर से थोड़ी दूरी पर स्थित है और धर्मकोट से डायरेक्टली नद्दी विलेज का रास्ता भी जाता है, डल लेक का रास्ता भी जाता है, तो धर्मकोट भी एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अगर आप मेन स्क्वायर से धर्मकोट की तरफ चलेंगे जिसका डिस्टेंस केवल 1.8 किलोमीटर है, तो उस रूट पर भी आपको काफ़ी अच्छे होटल और रिजॉर्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ आपको पार्किंग वाले रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे और खुला एरिया है, बहुत ही सुहानी लोकेशन है। तो धर्मकोट की परफेक्ट लोकेशन में भी आप होटल देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर अब हम इन शॉर्ट कहें तो बात ये होती है कि अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप मेन स्क्वायर के पास स्थित होटल्स देखिए, और अगर आपके पास अपनी कार है तो नद्दी विलेज या धर्मकोट आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन में कि आपको मैक्लोडगंज कब जाना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो मैक्लोडगंज में पूरे साल भर ही मौसम काफ़ी सुहाना रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं। सर्दियों में भी जा सकते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, गर्मियों में भी जा सकते हैं। अप्रैल टू जून यहाँ पर पीक सीजन होता है, हम जून एंड में यहाँ पर गए थे। जुलाई और अगस्त के टाइम पे जब बरसातें होती हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल सकते हैं। 2024 में भागसू वाटरफॉल की तरफ जो ट्रैक जाता है वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो गई थी और बहुत बड़े बड़े पत्थर रोड पर आ गए थे जो आज तक भी वहाँ पर वैसे ही पड़े हैं। तो ऐसे में रिस्की हो सकता है। कई बार होता है कि पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर या बोल्डर आकर के गाड़ी पर गिर जाता है, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क होता है ऐसे में। और इसके अलावा आप यहाँ जाते हैं व्यू देखने मेनली, तो धर्मकोट हो गया, नद्दी हो गया, यहाँ से जो बढ़िया व्यू दिखते हैं, धौलाधार रेंजेस दिखती हैं, क्लाउड्स के कारण आपको वो भी नहीं दिखेंगे क्योंकि पूरा क्लाउडी रहता है। रोपवे में भी आदमी इसीलिए बैठता है कि वो मैक्लोडगंज से धर्मशाला जाएगा तो उसको चारों तरफ के नज़ारे और ग्रीनरी दिखेंगी, वो भी पूरा क्लाउडी होगा, तो आपको रोपवे से भी कुछ मज़ा नहीं आएगा, कुछ नज़ारे नहीं दिख पाएंगे। ये कुछ नुकसान होते हैं मानसून में आने के। बाकी आप जाना चाहें तो मानसून में भी जा सकते हैं। अगर आप जुलाई अगस्त के अलावा बात करें तो साल के 10 के 10 महीने यहाँ आने के लिए प्रेजेंट हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। बस अप्रैल से लेकर के जून, अप्रैल में और जून में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अब इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ के जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनको आप कम से कम खर्चे में कैसे घूमें। दोस्तों इसके लिए हम आपको 2 डेज का एक प्लान बताने वाले हैं, जिस प्लान में आपका कम से कम खर्चा रहेगा और आप सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेज को बहुत ही आसानी से कवर अप कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं डे 1 से। डे 1 की आप शुरुआत कीजिए सुबह 9 बजे से। अब मान लेते हैं मेन स्क्वायर के आसपास ही आपका कहीं होटल है, तो आप वहाँ से निकलें और सबसे पहले जाएं कालचक्र टेम्पल। कालचक्र टेम्पल मेन स्क्वायर से केवल 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आप इस मोनेस्ट्री को देखिए और सुबह के समय यहाँ प्रेयर होती है तिब्बतन लोगों की, वो प्रेयर भी आपको देखने का मौका मिलेगा, तिब्बतन कल्चर को समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर विजिट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा, तो 9:30 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। इसके बाद आप जा सकते हैं भागसू टेम्पल। भागसू टेम्पल के लिए आप पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं, मेन स्क्वायर से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हम पैदल ट्रैक करके ही गए थे, और अगर आप चाहें तो मेन स्क्वायर से कैब भी कर सकते हैं भागसू टेम्पल के लिए। कैब वाले से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपको टेम्पल ले जाएगा, घुमाएगा और उसके बाद वापस दलाई लामा टेम्पल पे छोड़ देगा या मेन स्क्वायर पे छोड़ देगा। अगर आप कैब करेंगे तो आपसे 400 से 800 के आसपास लेगा भागसू ले जाने और वापस लाने के। अगर आप पैदल ट्रैक करके जाते हैं तो भागसू टेम्पल तक जाने में आपको 45 मिनट्स का समय लगेगा। दोस्तों भागसू टेम्पल एक बहुत ही ऐतिहासिक टेम्पल है और इस पर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ, आपको देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल भी है जिसमें काफ़ी सारे लोग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने पर चिकित्सकीय लाभ भी प्राप्त होते हैं। भागसू टेम्पल को देखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का समय लगेगा और अगर आप स्विमिंग पूल में भी जाते हैं तो आपको 1 घंटे का समय लगभग लग जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 10 बजे आप भागसू टेम्पल पहुँचे तो 11 बजे तक आप भागसू टेम्पल को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। फिर भागसू टेम्पल से ही रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए, इसे भागसू वाटरफॉल कहते हैं। मंदिर से भागसू वाटरफॉल तक एक ट्रैक है जो कि लगभग 500 मीटर का है, लेकिन काफ़ी चढ़ाई पर है, तो ट्रैक करके आपको वाटरफॉल तक जाना होता है। इसमें दोस्तों आप मान लीजिए कि लगभग आधा पौना घंटा आपको वाटरफॉल तक पहुंचने में और इतना ही समय वापस आने में भी लग जाएगा। हो सकता है आप बीच में कहीं कुछ देर आराम भी करें, तो आप मान के चलते हैं कि 2 घंटे में आप वाटरफॉल जाके वाटरफॉल अच्छे से एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि 1 बजे तक आप वापस आ जाएंगे। अब 1 बजे जब आप वापस भागसू टेम्पल पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपके लंच के कई सारे ऑप्शंस हैं।
तो यहाँ पर किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आप लंच कर सकते हैं। मान लेते हैं 1 से 1:30 बजे के बीच में आप लंच करते हैं और उसके बाद आपका कैब वाला पार्किंग में खड़ा होगा, वहाँ से आप कैब लेंगे और दलाई लामा टेम्पल की तरफ चलेंगे। बल्कि आप अपने कैब वाले को ये कह सकते हैं कि वो आपको रोपवे स्टेशन पर ही उतार दे। रोपवे स्टेशन दलाई लामा टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो आप रोपवे स्टेशन पर उतर जाइए। रोपवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप स्टेशन को अंदर से देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो रोपवे में राइड भी ले सकते हैं। अगर आप एक तरफ की राइड लेते हैं 1 वे की तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है और अगर आप आने जाने की राइड लेते हैं तो 750 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप रोपवे को भी एक्सप्लोर करते हैं तो लगभग आपको इसमें 45 मिनट से लेके 1 घंटे का समय आने जाने में लग जाएगा। तो अगर आप 2 बजे भी रोपवे में बैठते हैं तो 3 बजे तक आप वापस बड़े आराम से आ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ से वॉक करके चले जाइए दलाई लामा टेम्पल, जो कि पास में ही है। दलाई लामा टेम्पल या नामग्याल मोनेस्ट्री ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है। दलाई लामा टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आपको तिब्बतन मॉन्क्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रेयर करते हैं और फॉरेनर्स भी आकर यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पर एक स्तूपा भी है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कई सारी प्रेइंग व्हील्स भी लगी हैं और दलाई लामा टेम्पल से रोपवे भी साफ नज़र आता है। अगर आप दलाई लामा टेम्पल को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो दलाई लामा टेम्पल में आपका कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आप लगभग 4 से 4:30 बजे तक दलाई लामा टेम्पल से बाहर आ जाएंगे। अब दलाई लामा टेम्पल से लेकर के मेन स्क्वायर तक यहाँ की मेन मार्केट है। अब आप मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। इस मार्केट में आपको बहुत सारे तिब्बतन लोगों की शॉप दिखेंगी जिसमें आपको तरह तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप डेकोरेशन आइटम, फैंसी आइटम्स यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा क्राफ्ट्स के आइटम और पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। और इसके अलावा इसी मार्केट में जब आप मेन स्क्वायर की तरफ आएंगे तो रास्ते में आपको एक गेमिंग जोन भी पड़ेगा जहाँ पर आप गेमिंग का मजा भी ले सकते हैं। तो 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए और जब नाइट हो जाए, अंधेरा हो जाए तो मेन स्क्वायर पर जरूर आइए, क्योंकि रात के समय मेन स्क्वायर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत नज़र आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इवन रात के 10-11 बजे तक भी लोग यहाँ पर वॉक करते रहते हैं और यहाँ पर 2 कॉर्नर शॉप हैं जहाँ पर आइसक्रीम मिलती है, तो आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। हम भी यहाँ पर रात को आए थे और हमने यहाँ पर आइसक्रीम को एंजॉय किया और काफ़ी समय हमने यहाँ पर स्पेंड किया। तो यहाँ पर मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद आप वापस अपने होटल में चले जाइए। तो इस प्रकार से डे 1 में हमने टोटल 6 चीज़ों को कवर किया। पहला था कालचक्र टेम्पल, सेकंड था भागसूनाग टेम्पल, थर्ड था भागसूनाग वाटरफॉल, फोर्थ था धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे, फिफ्थ था दलाई लामा टेम्पल और सिक्स्थ था यहाँ की मार्केट और मेन स्क्वायर। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम डे 2 को। डे 2 की शुरुआत भी आप सुबह 9 बजे से कीजिए। सबसे पहले आप मेन स्क्वायर से चलिए धर्मकोट की तरफ। अगेन धर्मकोट का यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, केवल 1.8 किलोमीटर है, तो आप पैदल ट्रैक करके भी जा सकते हैं और कैब करके भी। हम ट्रैक करके ही धर्मकोट गए थे जिसमें हमें लगभग 45 मिनट्स का समय लगा था। अगर आप कैब करके जाते हैं, आप कैब वाले से ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो पहले आपको मेन स्क्वायर से धर्मकोट ले जाएगा, फिर आप धर्मकोट एक्सप्लोर करेंगे और ये जरूर डिसाइड कर लीजिएगा कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होगी, क्योंकि धर्मकोट में कई बार 1 घंटा, कई बार 2 घंटा, कई बार और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और फिर वो धर्मकोट से आपको दुर्गेश्वर महादेव मंदिर और डल लेक दिखाते हुए नदी ले जाएगा और वापसी में सेंट जॉन चर्च और इको पार्क बनोई दिखाते हुए मेन स्क्वायर पे छोड़ेगा। इस पूरे का आप उससे तय कर लेना। अगर आप ये पूरा पैकेज उनसे तय करते हैं तो वो लगभग आपसे 2000 रुपये से 3000 रुपये की डिमांड करेंगे और उसमें आप निगोशिएशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि इन सारी जगहों पे तो आप पैदल नहीं जा सकते। हाँ, धर्मकोट तक आप चाहें तो पैदल ट्रैक करते हुए जा सकते हैं। तो अब आप धर्मकोट पहुंच जाइए। अगर आप मान लेते हैं सुबह के 10 बजे भी धर्मकोट पहुंच जाते हैं तो लगभग 2 घंटे आपको यहाँ लगेंगे, क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ मेनली इजरायली टूरिस्ट होते हैं। इजरायली कैफ़े आपको देखने को मिलेंगे, इजरायली फूड भी आप इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से टॉप पर जाकर के ऊपर से नज़ारे भी धर्मकोट के बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। डेफिनेटली आप 1-2 जगह पर बैठेंगे भी, फूड भी इंजॉय करेंगे, नेचर का भी आनंद लेंगे, तो आपको टाइम लग जाएगा। तो मिनिमम 2 घंटे आप धर्मकोट के लिए लेकर के चलिए। यदि आप 10 बजे धर्मकोट पहुँचते हैं तो लगभग 12 बजे तक आप अपनी यात्रा पूरी करेंगे और उसके बाद आप टैक्सी स्टैंड पे आ जाइए और वहाँ से निकल पड़िए नदी की तरफ। धर्मकोट से नदी विलेज का अलग से रास्ता जाता है, उसके लिए आपको वापस मेन स्क्वायर पे नहीं आना है। तो जो आपके कैब वाले हैं, जब वो आपको नदी की तरफ ले जाएंगे तो रास्ते में ही डल लेक पड़ेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो वहाँ पे आप रुक करके डल लेक का नज़ारा लीजिए। डल लेक को एक्सप्लोर करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा।
उसके बाद डल लेक के ठीक सामने ही है दुर्गेश्वर महादेव मंदिर। आप महादेव के दर्शन कीजिए और दुर्गेश्वर महादेव मंदिर से डल लेक का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब डल लेक और महादेव मंदिर दोनों को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद आप निकल जाइए नदी की तरफ। डल लेक से नदी का डिस्टेंस केवल 1.4 किलोमीटर है, तो यानी मुश्किल से 5-7 मिनट की ड्राइव में ही आप नड्डी विलेज पहुंच जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1 बजे तक आप नड्डी पहुंच जाएंगे। नड्डी में मेनली 3 चीज़ें हैं, एक तो है व्यू पॉइंट, एक है सेल्फी पॉइंट और एक है सनसेट पॉइंट। व्यू पॉइंट से धौलाधार रेंजेस दिखाई देती हैं और कभी कभी तो ये नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए होते। और यहाँ पर आप फास्ट फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे मैगी, मोमोज वगैरह। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी पॉइंट पे खड़े होकर आप अपनी कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं या फिर अपनी सेल्फीज ले सकते हैं। और यहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक करने वाले भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनसे फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं वैसा भी कर सकते हैं। छोटी सी मार्केट है, आप वहाँ पे भी घूम सकते हैं और फिर उसके बाद आप आगे सनसेट पॉइंट के लिए चले जाइए। लेकिन सनसेट पॉइंट का मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसके लिए फिर आपको शाम के समय यहाँ आना पड़ेगा। तो नड्डी विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको आधे से 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो अगर आप 1 बजे नड्डी पहुँचे थे तो लगभग 2 बजे तक आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद आप कैब वाले को बोलिए कि हमको अगले पॉइंट पर लेकर के चलें सेंट जॉन चर्च। नड्डी विलेज से एक रास्ता जाता है जो कि डायरेक्टली सेंट जॉन चर्च के पास ही निकलता है। वहाँ से वो आपको ले जाएंगे और सेंट जॉन चर्च घुमा देंगे। सेंट जॉन चर्च धर्मशाला से मैक्लियोडगंज जाने वाले रास्ते पर पड़ता है और मैक्लियोडगंज का जो मेन स्क्वायर है वहाँ से केवल 1.1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ये ऐतिहासिक चर्च है और काफ़ी पुराना और खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है और अंदर आपको एक ग्रेवयार्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ कोई पार्किंग नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको अपनी कार बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। अगर आप कैब से आए हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो कैब वाले भैया होंगे वो कैब में रहेंगे, इतना आप घूम के आ जाएंगे। जब आप घूम के बाहर आएँ तो वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर 10 कदम की दूरी पर एक छोटा सा पार्क पड़ता है जिसे कहते हैं इको पार्क बनोई। बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको याक वाले भी मिलते हैं। आप याक के साथ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है और कुछ बर्ड्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो चर्च और इको पार्क बनोई दोनों को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप वहाँ बैठ करके कुछ टाइम स्पेंड करते हैं या नहीं। तो मान लेते हैं कि 1 घंटे का भी अगर आपको समय लग जाता है और आप 2 बजे भी नदी से निकले थे तो 3 बजे तक आप यहाँ से लगभग फ्री हो जाते हैं। इसके बाद आप कैब वाले को कह सकते हैं कि वो आपको वापस मेन स्क्वायर पे छोड़ दें। आप 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मेन स्क्वायर पे आ जाएंगे। इसके बाद मेन स्क्वायर के पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बहुत सारे तिब्बतन रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, आप उनको एंजॉय कीजिए, मार्केट को घूमिए, शॉपिंग कीजिए। आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। अगर 3 बजे के बाद आप 1, 2, 3 घंटे भी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से और उसके बाद अपने होटल चले जाते हैं तो आपको रेस्ट का भी टाइम मिल जाएगा। इस प्रकार डे 2 पर आपने कवर किए धर्मकोट, डल लेक, दुर्गेश्वर महादेव मंदिर, नदी व्यू पॉइंट, सेंट जॉन चर्च और इको पार्क बनोई। इस तरह से 2 दिन के अंदर अंदर आप ये 12 पॉइंट बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं अगर आप इसी प्लान के साथ चलेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे में अगर आपने कैब भी करी है तब भी आपका 2000 रुपये में बड़े आराम से काम हो जाता है। आप पूरे के पूरे 12 पॉइंट 2000 रुपये में कवर कर सकते हैं। और सजेस्टेबल है कि आप अगर अपनी गाड़ी भी लेके आए हैं तो हर पॉइंट पे अपनी गाड़ी मत लेके जाइए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है पार्किंग की जगह जगह पे। हमने भी ऐसे किया था, हमारी गाड़ी होटल की पार्किंग में ही खड़ी रही और हम जहाँ भी गए या तो हम पैदल ट्रैक करके गए या फिर हमने कैब बुक करी। और हमारी इस पूरी ट्रिप में कैब का जो खर्चा आया था वो मात्र 1400 रुपये आया था, क्योंकि भागसू हम पैदल ट्रैक करके गए थे, धर्मकोट भी हम पैदल ट्रैक करके गए थे। धर्मकोट से डल लेक, दुर्गेश्वर महादेव मंदिर होते हुए नदी और फिर नदी से वापस मेन स्क्वायर तक के लिए हमने कैब करी थी और एक बार भागसू टेम्पल से वापस मैक्लियोडगंज मेन स्क्वायर तक आने के लिए कैब करी थी। तो ओवरऑल मिलाकर के हमारा 1400 रुपये का खर्चा कैब में हुआ था। चलिए अब आ जाते हैं मेन बात पे कि इस ट्रिप में आपका खर्चा कितना रहने वाला है। मान लेते हैं आप कपल हैं और यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और अच्छा होटल आप लेते हैं 2 नाइट्स के लिए। तो यहाँ पर वैसे तो होटल आपको हर रेंज के मिल जाएंगे, बट एक एवरेज और अच्छा होटल अगर आप लेते हैं तो कम से कम आप मान के चलिए 2500 रुपये से 3500 रुपये की रेंज का पड़ेगा। हम एवरेजन मान लेते हैं कि 3000 रुपये का आपको एक रूम पड़ा और 2 दिन आप यहाँ रहते हैं तो रूम के आपके हो गए 6000 रुपये। इसके अलावा अगर आप बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो एक टाइम के खाने का बड़े आराम से 600 से 700 रुपये का बिल आ जाता है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हैं तो 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का आप 2000 रुपये मान सकते हैं। तो 2 दिन का खर्चा जो आपका है वो हो गया आपका 4000 रुपये। इसके अलावा 2000 रुपये आप कैब का जोड़ लीजिए अगर आप कैब लेके भी चलते हैं।
तो मेनली यहाँ पर जो खर्चा है आपका मोटा मोटा वो 12,000 रुपये का खर्चा है दोस्तों, 2 दिन का 2 लोगों का। अगर आप बढ़िया रेस्टोरेंट में खाते हैं, बढ़िया होटल में रहते हैं और कैब से सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हैं तो 12,000 रुपये में आप बड़े आराम से पूरा मैक्लोडगंज कवर कर सकते हैं। अब ये जो हमने खर्चा आपको बताया ये मैक्लोडगंज के अंदर रहने, खाने और घूमने का खर्चा है। आप अपने घर से यहाँ तक कैसे आते हैं, फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, कार से, वो आने जाने का जो खर्चा है वो अलग है, क्योंकि वो हमें नहीं पता आप किस मीडियम से आएंगे, तो अकॉर्डिंगली वो खर्चा होगा। अब दोस्तों इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर एक ट्रैक भी है जिसे ट्रियून ट्रैक के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग इस ट्रैक पर भी जाते हैं। ये ट्रैक की जो दूरी है वो मैक्लोडगंज से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की पड़ती है। इस ट्रैक में आप भागसू से भी जा सकते हैं और धर्मकोट से भी जा सकते हैं। अगर आप भागसू से जाते हैं तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर पड़ता है, धर्मकोट से जाते हैं तो 7 किलोमीटर यानी 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है ट्रियून हिल के टॉप पर जाने के लिए। तो अगर आप इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो देखिए इस ट्रैक पर जाने में कम से कम 6 घंटे का समय आपको लग जाता है। ऊपर जाकर के कैंपिंग साइट्स भी है, तो वहाँ पर आप कैंप में भी रह सकते हैं, रुक सकते हैं, और अगले दिन आप वापस आओगे तो भी फिर आपको 3-4 घंटे का टाइम लग जाएगा। डेफिनेटली अगर आप इतना ट्रैक करके जा रहे हो तो वहाँ आप कुछ समय रुकोगे भी, हो सकता है आप कैंप में नाइट स्टे भी करो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर आप अपने इस प्लान में ट्रियून ट्रैक को भी शामिल करते हो, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो, तो 2 दिन फिर आप इसमें और ऐड कर लीजिए। आप ट्रैक पे जाने, वहाँ रुकने और वापस आने के, वहाँ पर जो आप कैंप में रहेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी वो सब कुछ भी अलग होगा। तो जनरली जो भी फैमिली के साथ जाता है वो 10-11 किलोमीटर ऐसे पहाड़ पे ट्रैक करके नहीं जाता है। बट अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं या आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप जाना चाहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो से आपको मैक्लोडगंज को जानने में काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप आपकी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम निरंतर आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिप के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।